नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 9 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में सीखेंगे 5वां पाठ स्वराज्य की नींव। लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मेरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी यानी उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नवप्रभात डॉक्टर नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी आत्मकथा यानी है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में हमें शुरुआत से ही देश प्रेम और राष्ट्र की चेतना और समाज का सुधार हमें उसके स्वर में हमें मिलता है, दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया, यानी लेखक का समस्त जीवन साहित्यमय और उनकी अनुभूतियों से ही जुड़ा रहा। लेखक की रचनाओं में बहुत ही रोचकता यानी रसपूर्ण रचना होती है और संवेदनशील होती है और सर्वत्र व्याप्त और भाषा सहज और सरल है। सभी जगह उनका साहित्य व्याप्त है और वो बहुत ही सरल और सहज है। यहाँ हम देखेंगे हमारी रानी लक्ष्मीबाई। पाठ का शीर्षक है स्वराज की नींव, यानी जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी तब कई भारत के ऐसे लोगों ने यानी ऐसे वीर लोगों ने, सुरवीर लोगों ने अपना योगदान दिया है और भारत को आज़ाद करने की नींव रखी है, यानी मजबूत आधार रख दिया। नींव रखना मुहावरा है, यानी मजबूत आधार रख दिया। उसमें एक है हमारी महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी में जन्म हुआ। झांसी में उन्होंने अपनी बहुत सारा योगदान दिया, यानी अपना पूरा जीवन लगा दिया देश के लिए, पूरे देश के लिए। स्वराज्य की नींव में लेखक ने यहाँ बताया है स्वतंत्रता संग्राम की बात जो 1857 में हुआ था। उसमें लक्ष्मीबाई किस तरह अंग्रेज़ों के सामने लड़ती है, अपना पूरा जीवन लगा देती है, अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, अपनी पूरी भावना और पूरा समर्पण करके वो कैसे अंग्रेज़ों के सामने लड़ती है, वह बात इस पाठ में तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि लक्ष्मीबाई जब झांसी में जब लड़ती है, यानी झांसी, कालपी ये सब राज्य इसमें बताए हैं, लेकिन जब अंग्रेज़ों के सामने लड़ती है ना, तो कई लेखकों ने लक्ष्मीबाई के बारे में बताया है कि वह नारी न थकती है, न हारती है, न कभी पीछे हटती है। वह हमेशा जितना भी जुनून शायद कोई पुरुष न लड़ पाए, ऐसे बहुत ही साहस के साथ, बहुत ही शक्ति के साथ अपने देश प्रेम की एक मिसाल बन जाती है। इतनी लगाव से वो लड़ती है और अंग्रेज़ों ने उसे खुद एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में देखा। उसके ऊपर जब वह अंतिम समय तक लक्ष्मीबाई लड़ती है, वहाँ अंग्रेज अकेली रह जाती है, उसकी सेना पीछे रह जाती है और पूरे अंग्रेज सेना उसके पीछे लगे रहते हैं और रानी के ऊपर बार बार एक एक करके अंग्रेज वार करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई उसका बहुत ही एक
पूरी कोई एक आइडिया से, ताकत से, शक्ति से उसका वार करती रहती है और हजारों अंग्रेज़ों का ढेर अकेले के हाथों से हो जाता है। तब अंग्रेज़ जो सैनिक थे, जो अफसर थे, वह उंगली दबा लेते थे, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते थे कि कैसी नारी है, उनमें कौन सी शक्ति है, और उसको छल कपट से वो लड़ने के लिए वापस एक के बाद एक सब अंग्रेज़ आते हैं, उसके पर वार करते हैं। फिर एक अंग्रेज़ ने उसको एक ने गोली मारी, एक ने पूरी तरह से उसके सीने में वार किया। वो ऐसे वहाँ उसका जो घोड़ा था चेतक, वो सोचती थी कि मैं तो जो तालाब है उसको पार कर जाऊंगी तो शायद अंग्रेज़ मेरे पीछे नहीं आएंगे, लेकिन घोड़ा वहाँ अटक जाता है और इसी तरह रानी अंग्रेज़ों के हाथ लग जाती है। लेकिन जब लास्ट में एक अंग्रेज़ ने उसे मारा तो उसकी तलवार हाथ से गिर गई और रानी नीचे गिर जाती है। और तब तक एक सैनिक, हमारा भारतीय सैनिक आ जाता है और उस अंग्रेज़ को दूर करके रानी लक्ष्मीबाई की सेवा करने लग जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने एक आँख पर पूरा वार हुआ था, दूसरी आँख खोलकर उस सैनिक को बताया कि तुम मेरा शरीर भी अंग्रेज़ों के हाथ मत आने देना, मुझे इसी तरह से मेरे अंतिम संस्कार कर देना। और वह एक कुटिया में ले जाता है और इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम उसकी जो इच्छा थी वह इसी तरह से पूर्ण करता है, उसका अग्निदाह दिया जाता है। और इसी तरह लक्ष्मीबाई हमारे भारत की वीरांगना के रूप में एक मिसाल बन जाती है। उसका एक पुत्र जो दामोदर गोद लिया हुआ था, वह उसे अपने पीछे बांधकर लड़ती थी, लेकिन वो उसे बचाती ही रहती है और उसे वो दामोदर राव को यानी इसी तरह से अपने बेटे को सैनिक को बता देती है कि उसे अब सुरक्षित रखना। तो हमारे पाठ में रानी लक्ष्मीबाई की जो बात है, वो अपने जो सैनिक है, वह सैनिक रघुनाथ राव सेना के अधिपति है, सेना नायक तात्या और मुंदर और जूही उनकी सखिया है, ये सब लड़ाई में साथ दे रहे। लेकिन हमारे भारतीय वीर स्वतंत्र सेना हमारे भारतीय वीर सेनानी जो थे, वह क्या थोड़ा सा कुछ भी विजय प्राप्त हुआ तो उसका विजय मनाने में अपना समय बर्बाद करते थे, यानी रंगरेलियाँ मनाते थे, भोजन आनंद प्रमोद ऐसे में अपना वो समय बर्बाद करते थे। तो उसी में लक्ष्मीबाई को रुचि नहीं थी और बहुत दुखी हो जाती थी कि हमारा विजय हाथ में आते आते रह जाता है। इसी तरह से सभी अपने जो भी सैनिक थे उनको वो डांटती है और उसको पीछे छोड़कर अकेले भी चलती है। तब जब वो कोई भी राज्य जीतते थे और आनंद प्रमोद में लग जाते थे, तब उस राज्य पर अंग्रेज़ हमला कर देते थे। तो इसी तरह से तब लक्ष्मीबाई उसे डांटती थी और फिर से वह पूरे जोश के साथ सभी रघुनाथ राव सेना नायक तात्या टोपे ये सब तुरंत ही वापस लड़ाई करने के लिए लग जाते थे। लेकिन उसकी जो सखी है मुंदर और जूही, वो तो बहुत ही रानी का साथ देती है। और इसी तरह इस पाठ में हमारी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास का अमर पात्र यहाँ बताया गया है। उसका नाम आते ही हम श्रद्धा से नमन करते हैं। इस एकांकी में, ये एकांकी है नाटिका के रूप में एक भाग की एकांकी, जिसका कोई एक दूसरा भाग नहीं है, एक ही अंग। ऐसे एकांकी में लक्ष्मीबाई के साथ इनकी अन्य वीरांगनाएं के चरित्र की झलक भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। लेखक का इस तरह से स्त्रियों की भूमिका दिखाना आशय है। सचमुच इस एकांकी में स्वराज्य की नींव के पत्थर, ये जो पात्र दिए हैं वह स्वराज्य की नींव के पत्थर है। भारतवासियों में स्वराज्य के प्रति चेतना जगाने में उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते। तो ऐसी यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व
जागरण का वह कार्य बन जाती है। तो यहाँ हम इतना ही आज यानी पात्र देख सकते हैं, लक्ष्मीबाई, सुंदरम मुंदर, उनकी सखिया, तात्या टोपे, रघुनाथ राव और सेना नायक। तो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।